देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आज की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो कोरोना काल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित रहा केंद्र के साथ तनातनी को लेकर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिक ट्रेन को जो उनके यहां पहुंचती हैं उन्हें कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। और इस बात को लेकर एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अपना ऐतराज भी जता चुके हैं और उनका कहना यह है कि अपने मजदूरों को लेकर भी क्या राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं है। ये तनातनी केंद्र के बीच में और पश्चिम बंगाल के बीच में नई नहीं है, बल्कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच में बनने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा ठनती हुई नजर आई है। इस कदर हालात खराब हो गए कि यहां संवैधानिक मर्यादाओं की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री हमलावर होते हैं। उनका कहना यह होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत से काम कर रहे हैं, राज्य के गवर्नर की हैसियत से नहीं। और राज्य के गवर्नर कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मंत्री पद पर हैं, इनको पता नहीं कि संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है और इन्होंने संविधान की पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इनको पहले समझना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन ये तनातनी यहीं नहीं रुकती। कई गंभीर आरोप एक दूसरे के ऊपर दोनों तरफ से लगाए गए हैं। मसलन ममता बनर्जी पर यह गंभीर आरोप है और ये जगदीप धनखड़ जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने लगाए हैं कि आपने जो कुल 2 लाख के आसपास टेस्ट किए हैं उनमें से 40,000 के टेस्ट रिजल्ट आपने आउट क्यों नहीं किए। 40,000 टेस्ट के रिजल्ट के बारे में उन्होंने पूछा भी सरकार से कई बार, लेकिन इस बारे में उनको कोई जवाब नहीं मिला और आखिरकार इसको लेकर भी उनको ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से आना पड़ा। राज्य के श्रमिकों को लेकर तो आप जानते ही हैं जो तनातनी चल रही है। ये कहा गया कि जब राज्य की अनुमति के बगैर वहां के मजदूर जो बाहर रहते हैं और ट्रेनों से वहां बुलाए जा रहे हैं वो नहीं पहुंच सकते, जबकि राज्य उसके लिए हरी झंडी ना दे, तो फिर ममता बनर्जी ने किस वजह से इसे कोरोना एक्सप्रेस कहा। क्या वो बंगाल के रहने वाले लोगों के लिए भी संवेदनशील नहीं है? ममता बनर्जी पर कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा, उनके साथ वैमनस्य के भाव के साथ काम करने का आरोप लगा। ये कहा गया कि ये तो क्वारंटाइन करने के नाम पर उन्हें घर के अंदर बंद कर देती हैं ताकि जनहित के काम वो घर से बाहर निकलकर ना कर पाएं और राज्य की सरकार से सवाल ना पूछ पाएं। बात यहां तक नहीं रुकी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि हमारे लोगों को टीएमसी के लोग लहूलुहान कर रहे हैं और ये बात अब वहां बढ़ती जा रही है जहां ये लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया है। बहरहाल ये सब क्यों हो रहा है? क्या इस तनातनी का असर, क्या भारतीय जनता पार्टी से केंद्र की सरकार से वहां गवर्नर के साथ जो टीएमसी का टकराव है इसका असर जनता की भलाई पर नहीं पड़ रहा होगा क्या? और मुख्यमंत्री इसको लेकर जरा भी चिंतित नहीं है क्या? क्या वो इस राज्य को वायरस की भट्टी बनाने पर तुली हुई हैं क्या? क्यों उनके मंत्रिमंडल के लोग ये कहते हैं कि राज्य में चारों तरफ खुशहाली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कभी डॉक्टर्स की बात आप सुनिए, वहां पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडिंग जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर गुमला, उन्होंने साफ साफ 3 पन्नों के अपने खत में ये कहा है कि यहां पर क्वारंटाइन सेंटर्स में हालात दयनीय हैं। जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं या जो प्रिजम्पटिव कोविड पेशेंट्स हैं या जिनमें लक्षण आ गए हैं उनको एक साथ मिलाकर रखा जा रहा है और इस तरीके से कोरोना विस्फोट हो सकता है। टेस्ट रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे हैं, जल्दी आने चाहिए। उस समय तक वो कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं, वरना लोग जो लोग कोविड पेशेंट होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर एक चेकलिस्ट बनाई जानी चाहिए और उसको एडहेयर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है और जल्दी इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। और अनलॉक की दिशा में तो राज्य जाने लगा है, लेकिन अगर अनलॉक उस तरीके से हुआ जहां सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्मल एहतियात है उसका ध्यान नहीं रखा गया तो कोरोना विस्फोट होगा। और हमने ये देखा कि दुर्गापुर में एक जगह मंदिर में कितने सारे लोग एक साथ इकट्ठे थे, जबकि 1 तारीख के बाद एक जगह पर सिर्फ 10 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति है। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि राज्य एक ऐसी स्थिति की तरफ जा रहा है जो चिंतनीय है, जिसको लेकर कंसर्न है लोगों के। लेकिन ममता बनर्जी क्या कहती हैं? ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि पीएम केयर फंड में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं उसमें से राज्य के हर एक प्रवासी श्रमिक को और ऐसे आदमी को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाएं। क्या यह सियासत नहीं है?
कौन कर रहा है सियासत और कौन कोरोना काल में दिखा रहा है इंसानियत, आज इसी पर होगी चर्चा और इसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो कि बॉटनी में पीएचडी हैं, सुकांता मजुमदार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौगत राय साहब जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आज हमारे साथ और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इस चर्चा का हिस्सा होंगे, तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव रंजन साहब जेडीयू से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी आपका भी। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर गुमला से भी बात करने की, जिन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई है और ये 3 पन्नों का खत लिखा है। उन्होंने पहले भी ये कहा है कि आपने जो कमेटी बनाई है कोविड डेथ को रिपोर्ट करने के लिए, उस कमेटी को बनाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है वो अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि डेथ किस वजह से हुई है। और अभी इस चर्चा की शुरुआत हम कोशिश करेंगे कि सुकांता जी से ही, अगर उनको हमारी आवाज मिल रही है। सुकांता जी, ये चल क्या रहा है स्टेट में और क्या इससे वहां की जनता की अनदेखी नहीं हो रही है? देखिए, स्टेट में जो चल रहा है, हमारे राज्य में जो चल रहा है, उसके बारे में सिर्फ एक ही वर्ड है, ये टोटल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फ्यूज है। खुद को ही पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। पहले दिन से जब ये लॉकडाउन की बात शुरू हुई तो ममता बनर्जी ने पहले ही दिन बोला कि भैया, प्रधानमंत्री जी जब कोविड-19 के बारे में ये बोल रहे थे तो वो उनका ये मत था कि ममता दीदी का कि ये सिर्फ दिल्ली के जो रायट्स है उससे आंखें घुमाने के लिए, दृष्टि घुमाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनको पता ही नहीं था क्या आने वाला है और क्या ये जो वैश्विक महामारी है, ये जो इतना बड़ा पेंडेमिक है, इसके बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आया था। बाद में उन्होंने क्या किया कि एक डेट ऑडिट कमेटी बना दिया। डेट ऑडिट कमेटी बना दिया कि कौन मर रहा है, उसमें कौन आपका कोविड के लिए मर रहा है और कौन दूसरे चीजों के लिए मर रहा है, लेकिन है उन सबके शरीर में कोविड इन्फेक्शन, ऐसा सर्टिफाई करने के लिए। लेकिन 2 चीजें हैं सर, आप जो कह रहे हैं वो इग्नोरेंस की श्रेणी में आता है। आप जो कह रहे हैं इग्नोरेंस की श्रेणी में आता है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है। एक होता है इग्नोरेंस, एक होता है जानबूझकर चीजों को अंडर द कारपेट डालना और चीजों को मिसमैनेज करना। यहाँ क्या हुआ है? ये तो पूरा ही हुआ है। आपको जब आपको पता ही नहीं कि क्या आने वाला है, इग्नोरेंस नहीं है, डेलिबरेट इग्नोरेंस है कि लोगों का मौत हो। मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, एक तो पता नहीं था, दूसरा जो हुआ है बार बार चीजों को आपको, जो ये ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी का काम क्या था? एक ऑडिट कमेटी का काम था जो कोविड के द्वारा मतलब कोविड इन्फेक्शन के वजह से मर गए हैं उनका नंबर घटाना। और बाद में वही मुख्यमंत्री बोलती है कि मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कोई कमेटी है, किसने बनाया। अब अगर राज्य के मुखिया को ही पता नहीं है ऐसा कोई स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी किसी ने बनाया। दूसरा तो पॉलिटिक्स की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी पॉलिटिक्स के बिना ना सोच सकती है ना रह सकती है। वो तो हमें नहीं जाने देते थे बाहर। हमने दिल्ली से लौटते ही 14 दिन का क्वारंटाइन खुद ब खुद काटा। उसके बाद भी हमें घर से निकलना के लिए हमको बार बार रोका गया। आज भी एट प्रेजेंट जॉन बाल्ला जो हमारे अलीपुरद्वार के एमपी है, फॉर 55 डेज उनको रोका जा रहा है। आप बोलिए कौन सा कानून है देश में कि एक एमपी को, एक इलेक्टेड नुमाइंदे को आप 55 डेज के लिए रोक रहे हैं घर के अंदर? सुकांत मजुमदार, आपकी अभी तक कही हुई बातों का सार, एक तो उन्हें पता नहीं है कि क्या आ रहा है, दूसरा फिर जब उनको पता चला तो जल्दबाजी में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग मैनेज कर सकते हैं, विपक्षी अगर आके उन्हें रास्ता बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घर के अंदर बंद किया जा रहा है। सौगत राय साहब, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये सुकांत मजुमदार जो बोल रहे हैं ये सरासर असत्य है। 2-3 लोकसभा एमपी बीजेपी का उनको रोका गया क्योंकि कानून के अनुसार उसको क्वारंटाइन में जाना चाहिए था। उसका देवश्री चौधरी, सुकांत मजुमदार, जॉन बार्ला, ये सब कोरोना रिस्क में थे, इसलिए इसको रोका गया। दूसरी बात यह है कि ये पुलिस, स्थानीय पुलिस ठीक किया कि ये लोग निकलने से सोशल डिस्टेंसिंग रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का खतरा पहुंचेगा, इसलिए पुलिस ने उसको ना किया। तो सुकांत मजुमदार को तो हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला,
तो अभी करे, वो त्राण करे लोगों को। अकेला तृणमूल कांग्रेस का पूरा त्राण रिलीफ का काम करने पड़ता, हम पर ज़्यादा बोझ हो रहा है। अगर सुकांत मजूमदार करने चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये सब लोग नए हैं, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले बार पार्लियामेंट में आए हैं, 1 साल रहे हैं, इसको पहले कभी जनप्रतिनिधि नहीं थे कोई लेवल में, इसलिए ये ज़्यादा कुछ भी होता है प्रेस में बोल देता है। और ये रूलिंग पार्टी के एमपी है, इसलिए आप लोग भी इसको साहब, लेकिन पब्लिसिटी केवल सुकांत मजूमदार की ये बात होती तो हम इस पर शो भी नहीं करते। अगर केवल सुकांत मजूमदार कोई सवाल उठा रहे होते तो हम इस पर शो भी नहीं करते। अब्दुल मन्नान जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आपके यहाँ, उन्होंने जाकर गवर्नर से मुलाकात की है और पूरी एक फहरिस्त समाई है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट की पुलिस को आप अपनी पर्सनल गार्ड के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहे जिससे बदले निकाल रहे हैं। क्या वहां पर आपने हर एक चीज को तृणमूल कांग्रेस के एक्सपेंडेड विंग्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, स्टेट मशीनरी को? नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके अब्दुल मन्नान की बात करते हैं। अब्दुल मन्नान तो रोज सीपीएम का नेता को लेकर कोई ना कोई जगह जा रहे हैं, उसको कोई रुकावट नहीं डाला। तो अब्दुल मन्नान ये कंप्लेन किया, मैं विश्वास नहीं करता हूँ उनका बयान। मैं रोज नहीं, कंप्लेन किया उन्होंने गवर्नर के पास जाकर, उन्होंने ये लिस्ट दी है सर, ये शिकायत गवर्नर को जाकर की है और ये हर जगह पर अखबारों से लेकर तमाम जगहों पर सुर्खियां हैं। और एक खबर आपको और आज की और पता चल गई होगी, सौगत राय ने, जो कि मेघालय के गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि बांग्ला पक्ष करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो वेस्ट बंगाल को अलग करने की दिशा में काम कर रहा है, हिंदी भाषियों पर हमले करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया जाएगा? तृणमूल कांग्रेस क्या वहां पर पुलिस को अपने एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह यूज करने के बजाय लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी सर? मैं बांग्ला पक्ष करके एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूं, उसके साथ हमारा तृणमूल कांग्रेस का कोई संपर्क नहीं है और मुझे पता नहीं है कि बांग्ला पक्ष एक भी जगह कोई गैर बंगाली लोग पर कोई हमला किया। अगर कोई बोला है तो ये झूठ बोला है। अगर वो करेंगे कोई जो बंगाली नहीं है उस पर हमला, तो सरकार उसके खिलाफ तथागत राय साहब ने, क्यों आप ये सब? तथागत राय, अभी बल्कि आपका नाम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है, देखिए तथागत राय साहब की जगह मैंने आपका नाम लिया। तथागत राय साहब ने इस बात का उल्लेख किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर तमाम जगहों पर ये बहुत एक्टिव होकर सक्रिय हैं और इनको रोकने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। नहीं, तथागत राय को भी ट्विटर नहीं करना चाहिए, जगदीप धनखड़ को भी ट्विटर नहीं करना चाहिए। ये 2 गवर्नर है हिंदुस्तान में, 30 गवर्नर के अंदर, जो रेगुलरली ट्वीट करते हैं। ये क्या गवर्नर का काम है? ये गवर्नर का डिग्निटी इससे कम नहीं होता है कि पब्लिक ट्विटर करते? उनको कुछ करना कहना है तथागत राय को तो वो पार्टी को बताए और मेघालय के सरकार, वो तो मेघालय के गवर्नर हैं, आपके अपने गवर्नर को तो ट्विटर करके सहारा लेना पड़ता है, सरकार सुनती ही नहीं है। नहीं, ट्वीट करना गवर्नर का काम नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से देखिए, ये ट्वीट करना गवर्नर का काम नहीं है। ट्वीट करने से गवर्नर पद का जो डिग्निटी है, मर्यादा जो है, वो कम हो जाता है। तो सौगत साहब, ये ठीक है क्या कि पार्था चटर्जी जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो ये कहें कि आप वहां पर प्रो वाइस चांसलर जिसको नियुक्त कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सरकार पैसे देती है इसके लिए? क्या गवर्नर को इस अंदाज में बोलना ये ठीक है सर? अब अगर ऐसा किया जाएगा तो गवर्नर ट्विटर का सहारा ना लें तो क्या करें? गवर्नर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। गवर्नर को ऐसे तो संविधान में कोई पावर नहीं है। यूनिवर्सिटी के अलग अलग कानून है, कानून है। वो गवर्नर इज द चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी। चलिए, रन बाय द स्टेट। अब राजीव रंजन साहब के पास चलते हैं। राजीव रंजन साहब, उत्तर प्रदेश में 1200 के आसपास ट्रेनें पहुंची, आपके यहाँ 1000, इस बात का उल्लेख किया गया। 100 से भी कम ट्रेनें पहुंची हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां पर उनको कोरोना एक्सप्रेस दिखाई दे रही है। आप लोगों के जहन में भी क्या आया ये
कि वहां से जो आने वाले लोग हैं हमारे यहाँ फैला देंगे, हमारे यहाँ जो हमने बड़े मुश्किल से व्यवस्था बनाई हो बिगड़ जाएगी, हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी, इससे बढ़िया जहां पर हैं वहीं रहें, ये सब आपके दिमाग में भी चलते थे क्या कैलकुलेशन, राजीव रंजन? देखिए, सबसे पहले तो हर राज्य की जो परिस्थिति है, मुख्यमंत्री का आकलन ज़्यादा बेहतर होगा अपने राज्य के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेज के बाद लोगों का घर पहुंचना बेहद ज़रूरी है। संक्रमण के मामले जिन राज्यों में वो रह रहे हैं वहाँ भी बढ़ रहा है, और अगर आएंगे तो यहाँ भी एहतियात बरतने होंगे। जिनको पॉजिटिव माना जाएगा उनकी चिकित्सा के लिए राज्य की आधारभूत संरचना को तैयार करना होगा, मजबूत करना होगा। अब दूसरे स्टेज का जब मामला है तो हमारे राज्य में भी 21 लाख तो स्पेशल ट्रेन से केवल 31 तारीख तक यहाँ लोग आ चुके हैं, और लगातार अलग अलग राज्यों से आने का सिलसिला जारी है। और हमारी कोशिश है हर वो व्यक्ति जो बिहार लौटना चाहे उनको हम लाएं। ममता जी के केवल एक फैसले की बात नहीं है, कई सवालों पर अनावश्यक टकराव की स्थिति उन्होंने पैदा की। एक राज्य को समझना और समझने के बाद उसका कैसे उपचार करना है, मुझे लगता है उसके लिए केंद्र और राज्य संबंधों को बेहतर तरीके से अगर बंगाल में देखा जाए, हेल्थ जो डॉक्टर्स की ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो टीम आई, उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या आंकड़ों को लेकर के कई तरह के आरोप लगे, मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर पारदर्शिता की ज़रूरत है, और बगैर केंद्र और राज्य के आपस के समन्वय के इस विभीषिका, इस आपदा से निपट पाना हिंदुस्तान के लिए बेहद मुश्किल है। और पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर क्यों नहीं बन रहा हालात है उन्हें चिंता करनी चाहिए। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में हालात क्यों बन रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं बन रहे हैं, समन्वय क्यों नहीं है? देखिए, वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? ममता जी को भी थोड़ा, मैंने वही कहा कि हठधर्मिता से ममता जी को उबरना होगा। एक जन आंदोलन से उभर करके वो आई, हठधर्मिता कांग्रेस जरूर है, जन आंदोलन से उभरी है, क्या वो हठधर्मिता नहीं छोड़ पा रही? राजीव जी, आपको अभी थोड़ी देर रोकता हूं, मैं बाकी मेहमानों के पास भी एक बार जाकर फिर आपके पास लौटता हूं। स्वागत साहब और सुकांतो साहब, आप लोग भी तैयार रहें, आपके पास मैं आऊंगा। लेकिन हमारे साथ फुआद हलीम साहब भी जुड़ चुके हैं सीपीआई के, उनका भी बहुत स्वागत है, और डॉक्टर गुमला तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। डॉक्टर गुमला, सबसे पहले मैं आपके पास चलूंगा। आपने वक्त वक्त पर इस बात को लेकर एक तरीके से विसिल ब्लोइंग का काम किया है। आपने बताया है कि कहां कहां पर हमसे चूकें हो रही हैं और कहां हमको संभलना चाहिए। मैंने आपका वो लेटर पूरा का पूरा पढ़ा है, और उसमें कहीं भी कोई कन्फ्रंटेशन वाली लैंग्वेज नहीं है। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र और सुझावात्मक आपका तरीका है। लेकिन कितनी बातें जो शुरू से लेकर आज तक आप कहते आ रहे हैं उस पर आपको अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना काम करते जाना चाहिए, भले ही उसका कुछ हासिल हो या नहीं? देखिए, पहले हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग अभी जो राजनीति चल रहा है और भारत में और राज्य में, ये सब ठीक नहीं है। हम लोग डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम लोग को पता है जो इसी टाइम सब मिलके ये जो कोविड फाइट होता है वो कोविड फाइट लड़ना है। ओके, सो हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री को लेटर नहीं लिखे, हम लोग यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को भी हम लोग लेटर लिखे, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि क्या चल रहा है, इसी टाइम में क्या करना है। तो हम लोग को कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन हम लोग हर रोज हर टाइम हम लोग देना चाहते हैं। तो एक वन थिंग आई लाइक टू मेंशन, हमें एक हम लोग बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन शुरू का समय में वो जो माइग्रेंट लेबरर है उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, था। क्यों 4 घंटा का अंदर लॉकडाउन घोषणा हुए थे, आप लोग को पता है, वो ठीक नहीं है। थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ता था। डॉक्टर मानस, इस पर डिबेट हो रही है और इस पर दो तरह के व्यूज सामने आ रहे हैं। एक व्यू वो है जो ये कहता है कि अगर लॉकडाउन में सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता तो लोग लॉकडाउन को एडहेयर ही नहीं कर पाते। कुछ चीजों में आपको सरप्राइज एलिमेंट रखना होता है, वरना वो उसका पालन ही नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज हैं। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं,
अगर उस समय लॉकडाउन को लेकर अगर ये कंसिडरेशन होता जैसा आप कह रहे हैं, तो हो सकता है बाद में जो श्रमिकों का पलायन दिखा इतने बड़े स्तर पर, हो सकता है उसको रोका जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि पास्ट को अंडू नहीं किया जा सकता सर, अब मैं यहां के आगे बात आपसे करना चाहता हूं। आपने कई चीजों की तरफ जो ध्यान खींचा ममता बनर्जी जी का, क्या आपको सहयोग मिल रहा है? वो चीजें करेक्शनल वे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? कुछ इशू में तो हम लोग को मिले हैं और कुछ नहीं मिले हैं। हम लोग तो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इसीलिए हमको यही जरूरी है कि टाइम टू टाइम जो समाज के लिए और डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो चाहिए वो हम लोग गवर्नमेंट का नजर में। कौन सी विशेष बात जो आपने उठाई, कौन सा विशेष कंसर्न आपका जो था, जो बहुत बड़ा कंसर्न और जिसको एड्रेस नहीं किया जा सका अभी तक, वो जरा हमें बताइए। हो रहा है टेस्टिंग में थोड़ा हम लोग का इशू है टेस्टिंग का। वो जो टेस्टिंग थोड़ा अभी तो एनाउंस्ड हुए है, थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है ग्रीन जोन में, रेड जोन में नहीं है। नंबर 1 दिस इज टेस्टिंग के बारे में रिपोर्ट बहुत देर से आ रहा है। हम लोग बोला कि रिपोर्ट जल्दी। ये 40,000 टेस्टिंग रिजल्ट्स आपके मुताबिक क्यों नहीं आए होंगे अभी तक? क्यों इसमें डिले क्यों होगा आपके मुताबिक? टेस्टिंग सेंटर कम है वेस्ट बंगाल में। ओके, टेस्टिंग सेंटर कम है, सो पेंडिंग हो रहा है रिपोर्ट आने के लिए। ये एक तरीका है। आपके लेटर में इसका उल्लेख भी है। मैं इसको लेकर शौकत जी के पास जाना चाहूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं फुआद साहब, बस 2 मिनट के अंदर। लेकिन शौकत साहब से इस समय ये कमेंट ले लेना आवश्यक है। सर, डॉक्टर गुमला ने, मानस गुमला ने ये भी लिखा है कि हर दिन हमको पता चलता है कि जो टैग्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो बदली जा रही हैं, जो प्रायोरिटीज हैं वो भी बदली जा रही हैं, और इस तरीके से हम हर दिन हमको अपना गोल पोस्ट चेंज करना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है सर? इनके लिए कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है। फिर अभी तक वो 40,000 टेस्ट रिजल्ट्स क्यों नहीं अनाउंस किए गए सर? मैंने डॉक्टर मानस गुप्ता का बयान सुना। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं कितने लोग मेंबर है। मैं तो डॉक्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन जानता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, वही तो सब कुछ के बारे में बोल सकते हैं। डॉक्टर मानस गुप्ता का बयान मैं कभी कभी अखबार में देखता हूँ, वो अच्छा कंस्ट्रक्टिव बात भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका पीछे कितने डॉक्टर है वो मुझे पता नहीं है। दूसरी बात है, पश्चिम बंगाल में अभी तक 2,13,000 टेस्ट हुआ है। कल टेस्ट हुआ था 9,495। पश्चिम बंगाल में अभी 41 टेस्टिंग लेबोरेटरी है और ये 2,475 टेस्ट हो रहा है पर 10 lakhs ऑफ पॉपुलेशन। तो मेरे ख्याल में पहले कुछ कमी था क्योंकि सेंटर से डिफेक्टिव किट आया था, लेकिन बाद से टेस्टिंग तो ठीक ठाक हो रहा है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि डॉक्टर गुप्ता कोई कोरोना के बारे में स्पेशलिस्ट है कि नहीं, वायरोलॉजिस्ट है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेस्टिंग संख्या ठीक है, अच्छा है। तो इसके बारे में ज़्यादा सवाल उठाने का ज़रूरत नहीं। गवर्नर भी बोलते हैं कि उनको पता है कि 40,000 टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया। कहाँ से ये लोग को, गवर्नर साहब को ये तथ्य मिला है ये तो मुझे पता नहीं। वो अपने सोर्स बताए, वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, उसको सोर्स को छिपाने का बात नहीं है। तो आपने 2 सवाल उठाए हैं शौकत साहब। डॉक्टर गुप्ता जो आपने 2 सवाल उठाए हैं, 40,000 का आंकड़ा कहां से आ गया? सुकांतो जी से इसका जवाब लूंगा। और मानस गुमला, कितने सारे डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो ये संस्था है इसको कितना प्रामाणिक और इसकी बात पर कितना तवज्जो दी जाए, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं इन दोनों से ये बातें समझूंगा, लेकिन फुआद साहब के पास पहले जाऊंगा। फुआद हलीम साहब, राज्य के हालात कैसे हैं? किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको स्टेट? और क्या ये सेंटर स्टेट के बीच में जो हम टकराव देख रहे हैं ये जायज़ है? क्योंकि सेंटर ऐसी बातें कहता है जो स्टेट को मंजूर नहीं, और स्टेट कुछ ऐसा कहता है जो सेंटर को मंजूर नहीं, लेकिन ये जनता की भलाई के लिए है या ये प्योर पॉलिटिक्स है सर?
जी, ये तो मिली भगत है और हमारे देश में जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर चल रही है, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण बंगाल के राज्य सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार का तालमेल का जो उनका परिचय है, उसके जरिए से हम लोग को पता चलता है। हम लोग पैंडेमिक के कौन फेज में है, इस फेज के बारे में न नरेंद्र मोदी साहब आवाम को बता रहे हैं, न ममता बनर्जी बता रही है। तो ये तो पूरा तालमेल चल रहा है। अब देखिए सौगतो राय साहब, उन्होंने तृणमूल का होके पक्ष लिया और अपना भाई जो है तथागत राय, जो गवर्नर साहब है मेघालय के, शायद आपको मालूम होना चाहिए, ये दोनों भाई मिलके एक बीजेपी करते हैं, एक तृणमूल करते हैं। तो ये उनका हक है, लेकिन तालमेल का एक बड़ा अच्छा वातावरण चल रहा है पैंडेमिक विज्ञान को लेकर के। न केंद्र सरकार पैंडेमिक विज्ञान को लेकर के आवाम के सामने हाजिर होकर के कहना चाहती है कि ये जो हमने लॉकडाउन किया, हम जो फेज 2 में थे, अब ये लॉकडाउन के जरिए से हमने कौन फेज तक हमने अपना जो परिस्थिति को परिवर्तन किया है, इसके बारे में एकदम चुप्पी साधी भी है। और रियासती सरकार ममता बनर्जी के क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं वो भी चुप्पी साधी भी। तो ये जो चुप्पी का मामला है कि हम लोग लॉकडाउन करके हमें सफलता मिली है या हम परास्त हुए हैं, ये दो बात नहीं कबूल करके अगर हम लॉकडाउन को उठाने का तरफ नजर दे, तो हकीकत ये है कि लॉकडाउन को उठाने का जो कदम उठाएंगे, वो जो प्लानिंग है वो प्लानिंग अधूरा रह जाएगा और इसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। महज आप देख लीजिए, लॉकडाउन को खोल करके वो लोग जो परियायी श्रमिक है उनको वापस लौटाना चाह रहे हैं और 40 ट्रेन लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो हो गया। निकले एक स्टेशन से, पहुंचना था एक स्टेशन, पूरा भारत भ्रमण करके 3-4-48 घंटा से ज्यादा लेकर के वो लोग अपना जहां ठिकाना था वहां पहुंचाए गए, जहां की रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही। ये है भारत सरकार की हाल। दूसरी बात, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसमें जिस तरीके से इनमें एकता की छवि सामने आ रही है, आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना है चाइनीज वायरस, मोदी साहब और बीजेपी ने कहा कि कोरोना है तबलीगी वायरस, और ममता कह रही है कोरोना है जो श्रमिक है जो लौट रहे हैं, ये श्रमिक एक्सप्रेस नहीं होकर कोरोना एक्सप्रेस है। तो अपना जो खामियाजा है, अपनी कमी जो है, अपना जो कार्य करने के में जो त्रुटि है, उसको ढांकने के लिए अगला को दोषी करार दो। हकीकत क्या है, कोरोना फैल रही है, सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली में फैल रही है। अब बंगाल में जो लोग जिस तरीके से टेस्ट करके हमें अब घर जो लोग वापस आ रहे हैं उनको स्क्रीन करके क्वारंटाइन रख करके जिस तरीके से समाज में छोड़नी चाहिए, वो इंतजाम अगर नहीं रखेंगे तो सीधी सी बात है, ये माने मुकाबले करने के बजाय ये उंगली उठाने का जरिया बन जाएगी। तो ये तो स्पष्ट है कि भारत में जब तक सरकार ये तय नहीं करेगी और ऐलान नहीं करेगी कौन फेज में अभी हम लोग है पैंडेमिक के, तो जो भी वो लोग रख रहे हैं आवाम के सामने, जो भी वो लोग प्लानिंग सामने लाएंगे, वो प्लानिंग लेकिन संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आवाम उसको उस तरीके से कबूल नहीं करेंगे। तो ये जिम्मेदारी बहुत गंभीर बातें आप कह रहे हैं फुआद हलीम साहब, और ये गंभीर आरोप है, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगा सुकांतो जी से। सुकांतो जी, क्या ये बताया ही नहीं जा रहा है कि क्या हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में या उससे आगे की स्थितियों में पहुंच गए हैं? जब ये बताया जाएगा उस तरीके की तैयारियां होंगी। क्या केवल पॉलिटिक्स हो रही है? उनकी बातों में दम है। देखिए हर तरफ कभी तबलीगी को, कभी किसी और जगह से, नांदेड़ से आए हुए लोगों को, कुल मिलाकर ये टोपी ट्रांसफर का गेम चल रहा है और लोग सफर कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर का हाल मैं आपको दिखाऊंगा सर, वो क्वारंटाइन सेंटर जो बैरकपुर में, जहां हाथ जोड़कर लोग रो रहे हैं और अपनी दयनीय हालत से खुद को निकालने के लिए कह रहे हैं। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि उसके साथ रेडी रहें, वो एक बार हम प्ले करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सुकांतो साहब कि कोई भी इस समय बड़ा दिल दिखाकर, प्रैग्मेटिक बनकर, मैग्नेनिमस बनकर चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है? देखिए, हमारी सरकार की जो व्यू है, हम सबको लेके, हमारी जो एक्सपर्ट है देश के, सबको लेके प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फुआद हकीम साहब बोल रहे हैं, वो अपना लॉयल ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ और अपनी पार्टी की वोट बैंक की तरफ। तबलीगी जमात के वजह से क्या वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि तबलीगी जमात के वजह से कोरोना नहीं फैला? जो लोग वहां पे ठहरे हुए थे, विदेश से आके लोग ठहरे हुए थे और कितने दिनों तक ठहरे रहे, बिहार में छुपे रहे, कुछ जिले में छुपे रहे, यहाँ तक मेरे जो इलाका है यहाँ से भी गए हुए थे। तो उनके वजह से अगर जो कोरोना वायरस जो
फैला तो सच बोलना क्या गुनाह है? तो अभी फुआद हकीम साहब तो उधर का कुछ देख नहीं सकते, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अमेरिका में क्या होता है उनको दिखाई पड़ जाता है, लेकिन बाजू में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होता है उनको दिखाई नहीं पड़ता है। उनको जेनेटिकल प्रॉब्लम है, पार्टिकल जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ये रहेगा, ये कोई बात नहीं। और दूसरा बात, पहले सौगतदा को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो बोल रहे थे ना नए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सौगतदा क्रिकेट के शौकीन है। अब्दुल कादिर के सामने, वसीम अकरम के सामने सचिन तेंदुलकर भी तब नए ही थे। तो नया या ठीक पुराना बात नहीं है, आप सीनियर हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कौन सही है और कौन गलत है। और आज हाईकोर्ट ने प्रूव कर दिया कि आप गलत थे, आपकी सरकार गलत थी और हम सही थे। और मुझे थोड़ा बता दीजिए, आप इतने अगर तजुर्बेकार है तो कौन सी लॉ के द्वारा आप टीएमसी के सारे नेताओं को घूमने के लिए, रोमिंग के लिए खुला छोड़ रहे हैं और एक चुने हुए नुमाइंदे को, हमारे एक एमपी को फॉर 55 डेज उनको क्वारंटाइन में उनके सामने पुलिस बैठा के रखी हुई है? एक कौन से लॉ में आता है, थोड़ा हमको समझा दीजिए। आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस करके समझाइएगा। शौकत साहब, कौन सा कानून है? You show me the man, I will tell you the rule। ये क्यों चल रहा है आपके यहाँ शौकत दादा? आप जवाब दीजिए इसका। हाँ, क्या सवाल है? हेलो, वो ये कह रहे हैं कि आप माथा देखकर टीका लगाते हैं। आप कहते हैं मेरे को बंदा दिखाओ, मैं इसके लिए कौन सा कानून होगा वो बताऊंगा। आप टीएमसी वालों के लिए कुछ और नियम कायदे रखते हैं और बीजेपी वालों के लिए कुछ और रखते हैं। नहीं, ये सरासर झूठ है, असत्य है। कानून तो देश में एक ही है, हम कानून के शासन मानते हैं और उसी को अनुसार चलते हैं। ये जो यू शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल, ये तथ्य हम पर अप्लाई नहीं करता। आपको सवाल क्या है? सवाल सुकांतो जी ने बोला है। सुकांतो जी ने कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप कानून को एक जैसा लागू नहीं करते। बीजेपी के लिए कुछ और होता है, टीएमसी के लिए कुछ और होता है। बीजेपी वालों को आप रोक देते हैं, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है और आखिरकार बीजेपी वाले सही साबित होते हैं। नहीं, उसका अपना एक तो दुख है कि वो क्वारंटाइन थे, उसको बाहर जाने को नहीं देता, उनको हाई कोर्ट में जाने पड़ा, हाई कोर्ट से परमिशन दिया, तो अभी तो फ्री है। अभी वो कुछ काम करके दिखाए, अभी तक तो कुछ काम नहीं किए लॉकडाउन में, शायद दिल्ली में थे, तो अभी जब आए हैं काम करके दिखाइए। तृणमूल पर इल्जाम लगाने से क्या है? मैं देखने चाहता हूं कि अपने इलाका में क्या काम करते हैं बालूरघाट में, वो देखने से मैं खुश हो जाऊंगा। रह के ही काम कर रहे थे दादा, आपको पता नहीं? हेलो, एक एक करके बोलेंगे, पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सुकांतो फिर जवाब दीजिएगा, वरना आवाज आपकी इको भी कर रही है, फिर समझ में नहीं आएगा। शौकत जी कह रहे हैं कि आप अभी तो दिल्ली से आए हैं और आते ही आपने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं और पूरा झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे आया 14 दिन खुद मैं अपने मतलब खुद को मैंने सेल्फ क्वारंटाइन में रखा। मैंने घर में रहते हुए, मेरे घर में रहते हुए फेसबुक लाइव करके लोगों को बताया कि मैं बालूरघाट में मेरे संसदीय क्षेत्र में हूँ। मैंने खुद को होम क्वारंटाइन में रखा है, प्रशासन ने मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, मैंने खुद को होम क्वारंटाइन में रखा। ये दादा का पार्टी ऐसा ही है, झूठ वाला पार्टी है। ममता बनर्जी पूरा दिन जो बोलती रहती है, पूरा 90% से ज्यादा झूठ। जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो शौकत दादा का पहला वाक्य होता है कि ये पूरी तरह असत्य है, ये पूरी तरह निराधार है। जब आपसे कोई बात पूछता हूं तो आप कहते हैं कि ये तो सरासर गलत इल्जाम है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन है जो सही काम कर रहा है और उस पर गलत इल्जाम ही लगते चले आ रहे हैं। 40,000 का आंकड़ा आप कहां से लाए? गवर्नर साहब भी उसको ट्वीट कर रहे हैं, ये आया कहां से? सुकांतो, तो जनता पर छोड़ दीजिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का ये ठीक है जो शंका है ना, ये तो ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं। ये टेस्ट हमारे यहाँ पे बहुत कम है। आपको बताता हूँ, आपको हैरानी होगी सुन के। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला था कि जितने सारे टेस्टिंग सेंटर है नॉर्थ बंगाल में और यानी उत्तरी भाग में बंगाल में, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से 50 से ज्यादा सैंपल भेजने को मना कर दिया गया था। तो अगर सफिशिएंट टेस्टिंग सेंटर है, फैसिलिटी सफिशिएंट है, तो ऐसा ऑर्डर जो यहाँ के लोकल सारे न्यूज पेपर्स और न्यूज चैनल में दिखाया गया था, 50 से
ज्यादा सैंपल भेजने के लिए क्यों मना किया गया था, ये थोड़ा बता दीजिए। और 2000 से ज्यादा मेरे डिस्ट्रिक्ट का सैंपल अभी जो इन क्यू है, मतलब लाइन में है, जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है, और वो बंदा घूम रहा है, सैंपलिंग होने के बाद, स्वाब लेने के बाद उसको सैंपल भेजा जा रहा है, पूरा सैंपल लाइन सर में 40,000 का आंकड़ा कहां से आया? ये 40,000 कहां से आया सर? ये तो दादा ही बता सकते हैं कहां से 40,000 का आंकड़ा वो लाते हैं। अरे 40,000 को लेकर तो आप लोग मुखर हैं। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ये 40,000 लोगों का टेस्ट का रिजल्ट क्यों डिलेड है, तो ये आप बताएंगे ना कि ये इनपुट कहां से आया है? गवर्नर तो नहीं, अनाप-शनाप बोलते हैं। वो तो मैं बता रहा हूँ ना, वो तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे जिले का 2000 से ज्यादा सैंपल अभी इन क्यू में है, अभी इन क्यू में है। तो आप समझ लीजिए आप कितने सारे जिले हैं, अब हिसाब कीजिए, 40,000 से ज्यादा होगा। मेरे जिले का मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, आप किसी भी, अगर अभी आरटीआई का जरिए पूछा जाए या सरकार अभी आरटीआई लागू करती है तो उत्तर देने की उनकी क्षमता है, तो आप देखिए चेक करके 2000 से ज्यादा मेरे जिले का, सिर्फ मेरे जिले का 2000 से ज्यादा सैंपल अभी क्यू में लगा हुआ है। तो पूरा कितना जिला है पश्चिम बंगाल में, अब हिसाब कीजिए, ज्यादा ही होगा 40,000 से। 40,000 तो हो जाए, हो गया सैंपल, अभी आउटस्टैंडिंग सैंपल अभी पड़ी हुई है। शौकत दादा, और ये लोग, चलिए अब इस आंकड़े वाले मुद्दे को छोड़ते हैं, एक बात और समझते हैं कि मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पीएम केयर फंड से 10,000 रुपए दे दिए जाएं लोगों को। सीएम केयर फंड से कितने पैसे दिए गए हैं? देना ही चाहिए। प्रधानमंत्री राहत कोष से तो पैसे दिए जाने की बात की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से कितने पैसे दिए गए हैं शौकत दादा? मुख्यमंत्री राहत कोष में भी तो पैसे होंगे, उससे दिए गए हैं क्या लोगों को? दे रहे हैं तो। पश्चिम बंगाल की सरकार अभी 1000 करोड़ तो पहले खर्चा किया, फिर 1641 करोड़ रुपया रिलीज किया। मोदी जी तो आके घूम के गए, हेलीकॉप्टर सफर करके गया। उसके बाद इतना बड़ा केंद्रीय सरकार, तो इंडिविजुअल को क्या मिला? 1000 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ और 1641 करोड़। शौकत दादा, 1000 करोड़ और 1641 करोड़ में से एक इंडिविजुअल को कितना मिला होगा? एक इंडिविजुअल को क्या गया उसमें से? हर इंडिविजुअल को 20,000 रुपया मिला जो आम्पन अफेक्टेड है। आज ही अखबार में अब देखेंगे, फिगर है कि 20 लाख लोगों को ये मदद किया जाएगा। ये तो तथ्य है, ये तथ्य पर आधारित है। तो स्टेट गवर्नमेंट जितना सकता है कर रहा है। आप कह रहे हैं कि अम्फान से प्रभावित लोगों में से हर एक को 20,000 रुपए मिले हैं। सुकांतो जी, ठीक है ये बात? क्या कर रहे हैं? देखिए, इनको मिला है तो लोग ही बताएंगे, ठीक है। और दादा जो बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री घूम के गए, कुछ नहीं दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री जिस दिन यहाँ आए थे, हमारे राज्य में आए थे, दूसरा दिन उन्होंने चिट्ठी भेज दिया राज्य को 1000 करोड़ रुपया देने के लिए। तो ये दादा को मालूम है, लेकिन दादा झूठ बोल रहे हैं। और ये जो सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में बताया था ना, पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले 200 करोड़ रुपये का कोविड फंड बनाया था। हाँ, तो दादा ऐसा बोलते रहते हैं, क्या करे, दादा अच्छे आदमी है लेकिन बुरे संगत में है। मैं इतना ही बोलूंगा, अच्छे आदमी है, बुरे संगत में है। जो जिनको डिपेंड करना पड़ रहा है दादा को, वो थोड़ा उस पर डिपेंड नहीं कर पा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े हुए अभी राजीव रंजन साहब। फवाद हलीम साहब ने ये कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, इसकी एक नजीर देख लीजिए वेस्ट बंगाल और केंद्र को लेकर। क्या ये रिप्रेजेंट करता है, क्या ये सैंपल है, ये वो नजीर है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसको देखिए, या ये सबसे वर्स्ट केस है, ये नजीर नहीं हो सकता? देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जब भी हम करते हैं तो उसका स्पिरिट किसी भी एक पक्ष के द्वारा हर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ सवाल ये नहीं है कि हम इस संघीय ढांचे को लेकर के जो आदर्श नज़रिया है उस पर दोनों पक्ष को अगर हम देखें तो अब तक पश्चिम बंगाल की ओर से ही ज़्यादा टकराव का रास्ता अख्तियार किया गया है। और इसीलिए मुझे लगता है इस भावना का सम्मान करने की पहली जिम्मेवारी पश्चिम बंगाल पर है। और जनता ने जनादेश दिया है बीमारियों से बचाने के लिए,
विकास के रास्ते पर पश्चिम बंगाल को ले जाने के लिए, प्रवासी जहां फंसे हैं उनको लाने के लिए। तो मुझे लगता है ये पहली जो जवाबदेही है वो ममता जी की है कि केंद्र सरकार अगर सहयोग का हाथ बढ़ाए तो इसमें कोई राजनीतिक आग्रह देखने के बजाय उन्हें उस बढ़े हुए हाथ को थामना चाहिए और पश्चिम बंगाल में उस मदद को जनता तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। क्या एक बात और जो यहाँ कही गई कि ट्विटर का सहारा लेकर चीज़ों को सार्वजनिक करके मीडिया में यूं उछाल के, क्या यहाँ पर चीज़ों को और तल्ख किया जा रहा है? मतलब जो पहले से ही आग जल रही है उसमें बजाय पानी डालने के और घी का काम किया जा रहा है क्या? गवर्नर के ऊपर उठते प्रश्न और गवर्नर के जवाब, इस संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखिए एक बात बिल्कुल साफ, राजीव रंजन, राजभवन आमतौर पर परंपरागत तौर पर जो राजभवन की भूमिका है उसमें ऐसी अपेक्षा तो नहीं होती है, लेकिन ट्विटर की सक्रियता कई बार इसलिए भी होती है कि अगर राजभवन जनता की वेदना से पीड़ित हो, जनता को अगर वो राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को बार बार कहे और राज्य सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करती हो, तो कई बार ऐसे माध्यमों का सहारा लेकर के अपने पक्ष को भी उजागर करना पड़ता है। लेकिन इसको ज़्यादा संयम के साथ अगर किया जाए तो राजभवन की गरिमा का निर्वहन ज़्यादा बेहतर होगा। फवाद हलीम साहब, एक बात और, आपने जो कहा कि इन दोनों के बीच में, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये तनातनी, दिखावे की तनातनी चल रही है, क्या ये दिखावा अब जो 1 साल से कम का वक्फा रह गया है विधानसभा चुनावों के होने में, क्या उसके चलते हो रहा है? और क्योंकि आप उतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं समझे जा रहे हैं उन चुनावों में, इसलिए आप लोग उतनी सक्रियता से न विवादों में आ रहे हैं न सकारात्मक खबरों में आ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो आवाम के साथ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बाए महाज और हमारे जो सेकुलर ताकतें हैं, अभी जो कोविड का जो ये आक्रमण हुआ है बंगाल के ऊपर में, हर जगह तकरीबन 1000 से ज्यादा कम्युनिटी किचन, लोगों को खाना खिलाने का जो काम है वो हम लोग सक्रिय रहे हैं। उसमें लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हमारे जो स्थानीय कॉमरेड है वो लोग लगे हुए हैं, लड़े हुए हैं। शायद मीडिया उसको कवर नहीं करी, वो अलग बात है, आवाम के नज़र में हम लोग है। अभी जो आम्फन का जो तूफान आया था, साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषणा करने के लिए न तृणमूल ने दावा किया है न बीजेपी ने दावा किया है। ये अफसोस की बात है कि 2 MP, एक तृणमूल के और एक बीजेपी के आपके शो में बैठे हुए हैं और दोनों दलों ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषणा करने के लिए दावा नहीं रखा। एकमात्र बाएं महाज के पार्टी और दल और हमारे साथ सहयोगी जो पार्टियां हैं, हमने इसे रखा है। तो ये जो मिली भगत है, ये मिली भगत का उदाहरण तो आपके शो में मिले। अभी ने सुकांतो साहब ने सोकोतो राय का जो उन्होंने प्रेस किया आपके शो के ऊपर में कि वो सही आदमी है गलत पार्टी में, वो तो आपके शो में दावत दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को ज्वाइन कर चुकी थी लोकसभा चुनाव से पहले। आप अगर देखें लोकसभा चुनाव के जो चुन के गए थे बीजेपी के तरफ से, ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता थे 2 या 3 महीने आगे। तो अभी भी आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तो दावत दे रही है, आपके चैनल के ऊपर में वो लोग उनका प्रशंसा कर रही तृणमूल कांग्रेस की। तो ये जो मिली भगत है ये गहरा मिली भगत है और उसमें क्या है, बंगाल के आवाम की क्षति हो रही है। ये जो आपदा को राष्ट्रीय आपदा अभी तक ऐलान नहीं की है मोदी साहब ने, ममता। तो सर अगर ये मिली भगत है तो इसका सीधा फायदा आपको होगा। इसका अगर आप मिली भगत कह रहे हैं इसका, तो फायदा तो आपको, लेकिन आवाम का कष्ट आपको समझ में आ रहा है और आपने इसके लिए किया है, भले ही वो मीडिया में नहीं आ रहा है, आपने ये बात कही। लेकिन मैं इस बात को लेकर डॉक्टर मानस गुमला के पास जाना चाहूंगा और तब तक मैं आपसे कहूंगा प्रोडक्शन टीम प्लीज रेडी रहिएगा बैरकपुर के इस विजुअल के साथ। अब मैं उसको प्ले करना चाहता हूं। लेकिन मानस साहब, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? एक तो आप पर आरोप ये लगाया गया कि आपका जो ये बॉडी है जिसके लेटर हेड में आप ये लेटर्स लिखते हैं, इसमें आपके साथ कितने डॉक्टर्स हैं? वो कहते हैं कि हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्वारंटाइन सेंटर को लेकर क्या है? इन दोनों सवालों के जवाब आपसे जल्दी से चाहिए। देखिए, जो मिस्टर सोगोतो राय को हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं, ये संगठन का जो नंबर होता है, मेंबर नंबर होता है, दिस इज नॉट द मैटर। मैटर इज द इशू इज जे वो संगठन क्या बोल रहा है, वो सजेशन अच्छा नहीं की है, वो सजेशन जो हम लोग देते हैं वो जो पैंडेमिक चल रहा है, जो फाइट चल रहा है, उसके लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक है ना, हम लोग सर्विस डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सभी डॉक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है।
only we represent the service doctors of the West Bengal. लेकिन हम लोग जो सजेशन देते हैं वो सजेशन अच्छा है तो क्या है उसमें हम लोग का कितना मेंबर है ये सवाल पूछने का ये पहला बारी है, पहला प्रश्न का उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हम लोग जो देते हैं जो 40 उन्होंने बोले हैं कि 40 टेस्टिंग सेंटर है वेस्ट बंगाल में, ये गलत है। वेस्ट बंगाल सभी मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग सेंटर अभी तक नहीं हुए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग सेंटर अभी तक नहीं हुए हैं। हम लोग अभी तक जो पता है टेस्टिंग सेंटर वेस्ट बंगाल में 20 है। नंबर 3 क्वेश्चन है जो IMA इज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, राइट? IMA इज ऑल्सो माई ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है IMA। बट IMA जो IMA वेस्ट बंगाल में हमारा राज्य में क्या करते हैं, कोई सजेशन देते हैं सरकार को, कोई सजेशन देते हैं इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो लोग क्या करते हैं इसी टाइम में डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर जो लोग फाइट कर रहा है उनको वो PPE बेचने के लिए मैसेज भेजा है सभी मेंबर को। ये क्या है, ये ठीक है क्या? अभी जो पैंडेमिक चल रहा है वो IMA वालों, IMA का जो सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल का, जो राज्य कमेटी है वेस्ट बंगाल का, वो सभी मेंबर को मैसेज भेजे है कि हम लोग का पास PPE खरीदो। एक किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? IMA का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या ये PPE बेचना? वो सभी हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर का पास खड़े होना चाहिए होना। अच्छा, डॉक्टर मानस कह रहे हैं IMA से मेरा भी ताल्लुक है, लेकिन IMA क्या कर रहा है? वेस्ट बंगाल को लेकर कोई स्पेसिफिक सजेशन दिया है क्या उसने? और अगर हम कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहे हैं तो उसमें हमारे साथ नंबर्स क्यों देखे जा रहे हैं? वो उस सजेशन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और उन्होंने एक बात और कही, आपने जो शौकत दादा कही कि 41 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, उनका सीधा कहना यह है कि 41 लेबोरेटरीज काम नहीं कर रही हैं, आप चेक करा लें। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले बैरकपुर से क्वारंटाइन सेंटर से आई ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर हाथ जोड़कर घिघियाते हुए लोग ये कह रहे हैं कि कृपया हमको यहां से निकालें। क्या हम उसके साथ तैयार हो चुके हैं और वो प्ले कर सकते हैं क्या? यहां वो तस्वीरें आप देख रहे हैं विंडो में, आप इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिसमें जो वो कह रहे हैं वो हाथ जोड़कर अपनी दीन दशा के बारे में बता रहे हैं। सुनिए। মেম্বার রয়েছে বুঝলেন তো, আমাদের কোনো রকম ব্যবস্থা করুন, আপনারা সাহায্য করুন। হ্যাঁ, উনি বলেছে, চেয়ারম্যান বলেছে আমাদের কোনো খাবার পাওয়া দেওয়া যাবে না, আপনারা বাড়ি থেকেই মাগান। তার বাড়ি অনেক দূরে আছে, সে কী করে আনবে? তার বাড়িতে ফ্যামিলি আছে 2 জন, বাচ্চা কাচ্চা আছে, সে মিলে কতদিন আনবে? ঠিক আছে, অনেকে আর্থিক অবস্থা সেখানে ভালো না। আপনারা সেই জন্য আমরা এই ভিডিও কল করছি, আপনারা সবাই লাইক করে আপনারা সবাইকে জানান আর সবাই আমাদের উপরে ঝাঁপি পড়ুন, ঠিক আছে? हिंदी में आपने देखा, बगल में लिखा हुआ आपको ये भी नजर आया कि क्या कह रहे थे ये लोग। सुकांतो जी, वहां अर्जुन सिंह साहब क्या इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अर्जुन सिंह साहब को भी पहले जहां जा रहे थे उन्हें रोका गया, कभी जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें कुछ है गवर्नमेंट फैसिलिटेड क्वारंटाइन सेंटर, बाकी इसमें इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, 5 राज्य से, जैसे तमिलनाडु पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र पकड़ लीजिए, ऐसे 5 राज्यों को डेजिग्नेट किया है। वहीं से आए हुए लोगों को सरकारी जो फैसिलिटेशन या दे रहे हैं, सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं, बाकी लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। और बाकी लोगों को हमेशा जहां जहां पॉसिबल हो रहा है, हमारा बीजेपी का पंचायत है या बीजेपी का पहुंच है, वहां पे हम लोगों को एक स्कूल में, और पहले कहाँ पे रहेंगे लोग, स्कूल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको भी लेके पूरा एकदम मतलब कोई ओपेक चीज रहा, मतलब कोई कुछ क्लियर ही नहीं रहा। क्यों क्लियर नहीं रहा? क्योंकि पहले यहाँ के जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग बोल रहे हैं कि आप स्कूल में नहीं रख सकते, तो सब लोग, इतने सारे लोग बाहर से राज्य से आए हुए हैं, कहाँ रहेंगे? उसके बाद सबको निकाला तो गांव वालों ने क्या किया, ताला तोड़ के स्कूल में घुस गए, बोले कि ये लोगों को तो हम बाहर खुला नहीं छोड़ सकते। बाद में वही एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं कि आप स्कूल में रखिए। मतलब कोई भी चीज की कोई सुस्थिरता नहीं है। गवर्नमेंट कौन चला रहा है, भगवान चला रहा है कि गवर्नमेंट है?
यही पता नहीं है। जैसे वो दादा ने बोला 40 टेस्टिंग सेंटर है, ये कहाँ पे है अब, तो अब दादा ही देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोप से या बाइनाकुलर से दिख जाएगा, हमें तो दिखते नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हमें भी, हमारे पास भी जो है डेटा है, 21 टोटल टेस्टिंग सेंटर है, उसमें जी। गवर्नमेंट 13 प्राइवेट है। शौकत दादा सुन रहे हैं आप? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हेलो। ना तो 41 जो आपने बताया हेलो, कि हेलो। टेस्टिंग लैब्स हैं, ना तो उतने नंबर ऑफ लैब्स हैं। दूसरा, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो दयनीय हालत में है। वो क्वारंटाइन सेंटर कम, जेल खाना ज्यादा है। वहां पर रहने वाला आदमी कोरोना से तो क्या, वहां पे रहने से कहीं उसकी हालत ना खराब हो जाए। ये दोनों तो गलत है। एक तो 41 क्वारंटाइन सेंटर है, मैं फिर इंसिस्ट करता हूं कि 41 टेस्टिंग सेंटर है, और रोज 41 टेस्टिंग सेंटर्स, और वहां पर रोज 41 टेस्टिंग सेंटर्स नहीं है, और इनमें से हर टेस्टिंग सेंटर काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर मानस गुमला ने इस बात को अंडरलाइन किया है सर। नहीं काम कर रहा है वो क्या, अरे ये प्राइवेट लोग क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्टिंग सेंटर सारा बंगाल में फैला हुआ है, नॉर्थ बंगाल से एकदम साउथ बंगाल तक बहुत अच्छा टेस्टिंग सेंटर बना। और जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर का सवाल है, स्पेस का प्रॉब्लम है। बहुत जगह हम जब क्वारंटाइन सेंटर बनाने जाते हैं, स्कूल में, दूसरा जगह में लोकल रेजिस्टेंस होता है, फिर भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स रेडी है, अच्छा कंडीशन में है, जितना हो सकते हैं, जितना हो सकता उतना बना हुआ है। ये क्रिटिसाइज नहीं करके, चलिए ये तो शौकत दादा, आपका कहना है कि ये तमाम आरोप निराधार हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं असत्य हैं, और जो भी आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं कोई और भावना छिपी हो सकती है, क्योंकि आपने कहा कि ये प्राइवेट एंटिटीज हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सभी अड़ी में आए हुए मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, और इस बात का नतीजा मैं दर्शकों पर छोड़ूंगा कि इस समय पर, जब कोरोना के समय इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्या सियासत हो रही है, और अगर सियासत हो रही है तो वो सियासत कौन कर रहा है, और अगर सियासत करने वाले का मकसद ये है कि उसको आने वाले चुनावों में एक बार फिर से जीत चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वोटर के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उसकी मेमोरी छोटी होती है, बहुत जल्दी वो किसी चीज़ को याद रख के भूल जाता है, लेकिन आपदा के इस समय में किसने क्या बर्ताव किया, वोटर ये तो नहीं भूलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।